नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजा रजवाड़ों के यहां राजशाही में महलों के षड्यंत्र और महलों में तख्ता पलट की योजनाएं और उसके दुष्चक्र के बारे में हमने बहुत पढ़ा सुना है, लेकिन जनतंत्र में भी क्या ऐसा होता है? राजनीतिक दलों में ही नहीं, राष्ट्रपति भवन अगर उसका केंद्र बन जाए तो आप समझिए, राष्ट्रपति भवन मतलब राष्ट्रपति जो किसी पार्टी का नहीं होता, भले ही पार्टी से आया हो, लेकिन एक बार पद ग्रहण करने के बाद उसका किसी पार्टी से कोई नाता नहीं रहता है। और संविधान में जो व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च भले है, लेकिन शासनाध्यक्ष नहीं है। और अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री बन जाए या सत्ता उसके हाथ में चली जाए। ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी सुनाई है टीवी राजेश्वर ने, जो आईबी के पूर्व निदेशक है। उन्होंने अपनी किताब द क्रूशियल ईयर्स में इस कहानी को थोड़ा विस्तार से बताया है। और ये कहानी शुरू होती है 1979 से। चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई थी। उनको कांग्रेस ने समर्थन देकर प्रधानमंत्री तो बनाया, लेकिन लोकसभा में उनका समर्थन करने से इनकार कर दिया। चौधरी चरण सिंह देश के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए एक दिन भी लोकसभा को फेस नहीं किया। वो अपना बहुमत साबित करने के लिए, विश्वास मत हासिल करने के लिए निकले थे अपने घर से, अपने सरकारी आवास से संसद भवन जाने के लिए। रास्ते में खबर मिली कि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन विड्रॉ कर लिया है। लौट आए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो गई। अब उसके बाद क्या क्या हुआ ये राजेश्वर राव बताते हैं। उन्होंने ये भी अपने बारे में बताया कि वो इस दौरान इंदिरा गांधी को खबरें दे रहे थे, आरके धवन के जरिए सूचनाएं पहुंचा रहे थे कि पॉलिटिकल फील्ड में हो क्या रहा है। उस समय वो आईबी डायरेक्टर नहीं थे, ये याद रखिए। उस समय आईबी डायरेक्टर थे मिस्टर माथुर। टीवी राजेश्वर कहते हैं कि एक नए राजनीतिक ध्रुवीकरण की तैयारी हो रही थी और इसका केंद्र राष्ट्रपति भवन ही नहीं, खुद राष्ट्रपति थे। उस समय राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी का नाम आप अच्छी तरह से जानते होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रकरण नहीं जानते, उसकी पृष्ठभूमि नहीं जानते होंगे। इन्हीं के नाम पर जो है कांग्रेस का बंटवारा हुआ। 1969 में कांग्रेस की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने राष्ट्रपति चुनाव में इनको उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। इंदिरा गांधी को मंजूर नहीं था। मानती थी कि ये ओल्ड गार्ड, जो पुराने नेता है कांग्रेस के, उनके साथ ही है, तो सीधे तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में विरोध कर नहीं सकती थी, वहां बहुमत था इन लोगों का। तो उन्होंने दूसरा तरीका निकाला। वीवी गिरी जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, उनसे इस्तीफा दिलवाया गया और वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव में उतर गए। और इंदिरा गांधी ने अपील की कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट कीजिए, पार्टी के निर्देश के आधार पर नहीं, पार्टी एफिलिएशन के आधार पर नहीं, अंतरात्मा की आवाज पर। नतीजा ये हुआ कि वीवी गिरी चुनाव जीत गए, नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए। और उसके बाद आपको मालूम है कांग्रेस का स्प्लिट हो गया। फिर क्या क्या हुआ, उसके कुछ महीने बाद धीरे धीरे नीलम संजीव रेड्डी राजनीतिक परिदृश्य से गायब हुए और एक समय वो रिटायर होकर अपने गांव में, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, अपने गांव चले गए, खेती बाड़ी करने लगे। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनता पार्टी को याद आया कि इनको हमने राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था, उनको वापस बुलाया। फखरुद्दीन अली अहमद का 11 फरवरी 1977 में निधन हो गया। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने बीडी जत्ती, जो उपराष्ट्रपति थे। तो उनकी जगह पर मोरारजी देसाई की सरकार ने नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में, और वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए, राष्ट्रपति बन गए। ये कहानी नीलम संजीव रेड्डी की है। लेकिन 1979 में क्या कर रहे थे? 1979 में राजेश्वर राव की बात माने, चौधरी चरण सिंह के इस्तीफे के साथ ही ये नए राजनीतिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो इस राजनीतिक ध्रुवीकरण के केंद्र में थे नीलम संजीव रेड्डी, जो राष्ट्रपति थे, और इसमें सबसे सक्रिय भूमिका निभा रहे थे डॉक्टर चन्ना रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय पूरे देश में एकमात्र राज्य था जहां कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री था। और वो नीलम संजीव रेड्डी के काफी करीबी थे, चूंकि दोनों आंध्र प्रदेश से ही थे। उनका सुझाव यह था कि राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी अंतरिम प्रधानमंत्री बने
चौधरी चरण सिंह की बजाय उनको अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए, वो एक सलाहकारों की टीम के साथ एक एडवाइजरी काउंसिल बने, उसकी सलाह पर सरकार चलाए। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद ले सकता है या वो शासन चला सकता है। तो इसलिए मजबूरी में चौधरी चरण सिंह को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। डॉक्टर चन्ना रेड्डी चौधरी चरण सिंह के लगातार संपर्क में थे और टीवी राजेश्वर कहते हैं कई बार डॉक्टर चन्ना रेड्डी और चौधरी चरण सिंह की मुलाकात उनके घर पर हुई, यानी टीवी राजेश्वर के घर पर हुई। और फिर आगे कहते हैं वो कि मुझे लग रहा था कि चन्ना रेड्डी जो कुछ कर रहे हैं वो इंदिरा गांधी की सलाह पर या उनके निर्देश पर कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे षड्यंत्र का कहें या इस पूरी योजना का भंडाफोड़ किया बीपी मौर्य ने। बुद्धप्रिय मौर्य कांग्रेस के नेता थे, और दलित समाज से आते थे, लेकिन इंदिरा गांधी के विरोधी नहीं, इंदिरा गांधी से नफरत करते थे, हमेशा खिलाफ बोलते थे और निजी बातचीत में इंदिरा गांधी का जिक्र आने पर गाली दिए बिना वो बात भी नहीं करते थे। और इन्हीं बुद्धप्रिय मौर्य को आंध्र प्रदेश से डॉक्टर चन्ना रेड्डी ने राज्यसभा में भेजा था। तो जाहिर है कि डॉक्टर चन्ना रेड्डी के बहुत करीबी थे। बुद्धप्रिय मौर्य को लग रहा था कि 1980 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बनेगी लेकिन बहुमत नहीं मिलेगा। ऐसे में डॉक्टर चन्ना रेड्डी, उस समय आंध्र का विभाजन नहीं हुआ था, तो 42 लोकसभा की सीटें थी और डॉक्टर चन्ना रेड्डी को यह भरोसा था कि वो 42 की 42 सीटें जीत जाएगी। तो बीपी मौर्य का कहना था कि 42 लोकसभा सीटों के साथ जब कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं होगा तो उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, फिर वो इंदिरा गांधी से बार्गेन कर सकते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए, कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर चन्ना रेड्डी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। उनका कहना था दक्षिण के किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद मिलना चाहिए और अगर डॉक्टर चन्ना रेड्डी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये नॉर्थ और साउथ के संबंधों के लिए भी अच्छा होगा। इसी दौर में जब ये सब चल रहा था तो चन्ना रेड्डी के मंत्रिमंडल के सदस्य एमएम हाशमी, उनके बड़े विश्वस्त थे, वो आईबी डायरेक्टर जो उस समय थे माथुर, उनसे मिले और उनकी इन दोनों की मुलाकात लगातार हो रही थी। टीवी राजेश्वर को इन मुलाकातों से अलग रखा गया, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं दी जाती थी। तो डॉक्टर चन्ना रेड्डी माथुर के जरिए चौधरी चरण सिंह के पास ये संदेश भिजवा रहे थे कि 1980 के चुनाव के बाद अगर परिस्थितियां अनुकूल हुई तो डॉक्टर चन्ना रेड्डी अपने संभावित 42 लोकसभा सांसदों के साथ चौधरी चरण सिंह का साथ देने के लिए तैयार रहे। तो चौधरी चरण सिंह को उम्मीद थी कि वो फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नीलम संजीव रेड्डी के मन में महत्वाकांक्षा जागी थी कि वो प्रधानमंत्री, कम से कम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अभी उनकी महत्वाकांक्षा इतने से शांत नहीं हुई थी। दिसंबर में टीवी राजेश्वर लिखते हैं कि वो राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी से मिले। उन्होंने उनसे कहा कि उनका जो आकलन है उसके हिसाब से कांग्रेस को 1980 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिलने जा रही। उन्हें ऐसा नहीं लगता, उन्हें लगता है कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है या हो सकता है बहुमत के करीब पहुंच जाए या काम चलाऊ बहुमत भी मिल जाए। तो टीवी राजेश्वर को यह पता चला कि कुछ दिन पहले राष्ट्रपति ने आईबी डायरेक्टर माथुर साहब को बुलाया था और उन्होंने उनको ये आकलन दिया था कि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है। इस मुलाकात के बाद, टीवी राजेश्वर और राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद, राष्ट्रपति ने फिर से आईबी डायरेक्टर को बुलाया, कहा कि नए सिरे से आकलन कीजिए। हमको एक विश्वस्त व्यक्ति ने बताया है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत या बहुत बड़ा बहुमत मिलने वाला है 1980 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन फिर जो है आईबी डायरेक्टर माथुर ने कहा कि उनको उम्मीद है, उनका जो अनुमान है, उनका जो आकलन है, उसके हिसाब कांग्रेस को काम चलाऊ बहुमत मिल सकता है। पहले कहा था कि बहुमत नहीं मिलेगा, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। दूसरी बार कहा कि काम चलाऊ बहुमत मिल सकता है। तो नीलम संजीव रेड्डी और डॉक्टर चन्ना रेड्डी की फिर मंत्रणा हुई। इन लोगों को लगा कि यह हो सकता है कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए या काम चलाऊ बहुमत मिल जाए, पर फिर इन्होंने कहा कि दल बदल कराया जा सकता है और दल बदल कराने की स्थिति में ऐसे नेताओं की संख्या गिनी चुनी होगी जिन पर भरोसा लोग, बाकी दल जो सहयोगी दल होंगे
वो भरोसा कर सके प्रधानमंत्री के रूप में। ऐसे में क्या होगा, अब आप देखिए, राष्ट्रपति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, सत्ता की लोलुपता कह लीजिए, फिर से जगी। तो डॉक्टर चन्ना रेड्डी का सुझाव ये था, मतलब योजना ये थी कि ऐसे में राष्ट्रपति पद से नीलम संजीव रेड्डी इस्तीफा देंगे और प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन जाएंगे और दूसरे सहयोगी दलों के समर्थन और कांग्रेस में दल बदल करा के वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और फिर उन्होंने राष्ट्रपति को ये भरोसा दिलाया कि आंध्र प्रदेश में जो 42 लोकसभा सीटें हैं वो मैं 42 की 42 जीतूंगा। डॉक्टर चन्ना रेड्डी को लग रहा था कि नई सरकार जो बनेगी उसमें उनकी निर्णायक भूमिका होगी दोनों स्थितियों में। अगर नीलम संजीव रेड्डी प्रधानमंत्री बनते हैं तब भी, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तब भी, क्योंकि वो कमजोर होंगी, पूर्ण बहुमत नहीं होगा या काम चलाऊ बहुमत होगा, सरकार जो है राजनीतिक रूप से स्थिर नहीं होगी। ऐसे में उनके 42 लोकसभा सदस्यों की बहुत बड़ी भूमिका होगी और वो जो चाहेंगे इंदिरा गांधी से अपने मन लायक फैसला करा पाएंगे और नीलम संजीव रेड्डी बने तो उनसे तो करा ही पाएंगे। तो डॉक्टर चन्ना रेड्डी को लग रहा था कि उनके दोनों हाथ में लड्डू होगा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तब भी और नीलम संजीव रेड्डी बनते हैं तब भी। उनको लग रहा था कि इंदिरा गांधी अगर प्रधानमंत्री बनी तो डिप्टी पीएम का पद उनके लिए पक्का है। अब ये सब राजनीति चल रही थी। इसी राजनीति के चलते नीलम संजीव रेड्डी ने एक और काम किया था। जब चौधरी चरण सिंह का इस्तीफा हो गया तो फिर एक नई सरकार बनने की गुंजाइश थी। जनता पार्टी जो चौधरी चरण सिंह के फैक्शन के निकलने के बाद बची थी, उसने कुछ और क्षेत्रीय दलों से बातचीत की और वो समर्थन देने को तैयार हो गए। इन लोगों ने अपना नेता चुना बाबू जगजीवन राम को और उनके समर्थन में 272 से ज्यादा सांसदों की संख्या हो गई थी। वो सूची टाइप हो रही थी राष्ट्रपति भवन भेजने के लिए कि ये समर्थकों की सूची है और आप जो है बाबू जगजीवन राम को सरकार बनाने का न्योता दीजिए, वो लोकसभा में अपना बहुमत साबित कर देंगे। लेकिन वो चिट्ठी राष्ट्रपति भवन पहुंचती उससे पहले खबर पहुंच गई थी कि ऐसी चिट्ठी तैयार हो रही है जिसमें 272 से जो बहुमत के लिए चाहिए संख्या, उससे ज्यादा संख्या के सांसदों का समर्थन है। और तुरंत नीलम संजीव रेड्डी ने इंदिरा गांधी की सलाह पर, ये राजेश्वर राव ने नहीं लिखा है, उनकी सलाह पर लोकसभा भंग कर दी। देश को पहला दलित प्रधानमंत्री नहीं मिल पाया तो उसमें बड़ी भूमिका दो लोगों की, नीलम संजीव रेड्डी और इंदिरा गांधी। तो देश में किस तरह के षड्यंत्र चलते हैं, इसी तरह का षड्यंत्र, लगभग इसी तरह का कोशिश एक और हुई थी जब आर वेंकटरमन राष्ट्रपति थे और चंद्रशेखर की सरकार से कांग्रेस पार्टी ने समर्थन विड्रॉ कर लिया था। तब भी यह प्रश्न आया था चंद्रशेखर को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए या नहीं। उस समय अखबारों में खबर छप गई कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय सरकार बनाकर उसका मुखिया बनना चाहते हैं। उससे डर गया आर वेंकटरमन, उन्होंने सफाई दी कि मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं। तो राष्ट्रपति भवन भी षड्यंत्र का, जैसे राजमहल होते थे और तख्ता पलट के षड्यंत्रों का केंद्र बनते रहे हैं और भविष्य में नहीं बनेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसलिए आप देखिए जो भी सरकार बनती है वो इस बात का ध्यान रखती है कि ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाए जो कम से कम प्रधानमंत्री या जो सत्तारूढ़ दल है जो उनको राष्ट्रपति बना रहा है, क्राइसिस के समय उनके खिलाफ न जाए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, केवल अनुमान की बात कर रहा हूं, क्या इसीलिए 2017 में लालकृष्ण आडवाणी को भाजपा ने राष्ट्रपति नहीं बनाया? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि कोई प्रधानमंत्री, कोई सत्तारूढ़ दल यह नहीं चाहता कि राष्ट्रपति भवन में ऐसा व्यक्ति बैठे जो क्राइसिस के समय उसका साथ न देने पर विचार भी करे। तो हर सरकार को, हर प्रधानमंत्री को ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो उसके अनुकूल रहे हमेशा। सामान्य परिस्थिति में तो रहे ही, अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं तब भी रहे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।